नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको 50 जीएस के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं और 50 वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो यूपी ट्रिपल एसएससी यूपी एसएससी के थ्रू जो आपका लोअर पीसीएस 2019 के मेंस में पूछे गए हैं। और ये जो बुकलेट संख्या है ए है और आज हम इसको शुरू करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का जो जीएस का पेपर। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत में यहाँ पर पहले रीजनिंग का क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का। इसके बाद जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो उसे हम देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। ये देखें, 22, 25, 24 के बाद ये 25, ये यहाँ से सेक्शन 2 स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। ये जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चंस। तो दोस्तों यहाँ से हम शुरू करेंगे। और चूँकि जीएस या जीके जनरल नॉलेज लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। यूपी ट्रिपल एसएससी ही पीईटी का भी एग्ज़ाम कराया था, पेट का, और यही लेखपाल का भी जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो इसके ट्रेंड को हमें समझना होगा कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछ सकता है। पेपर सॉल्व करने का उद्देश्य यही है कि इसके ट्रेंड को समझना और भविष्य में कैसे प्रश्न क्रिएट किए जा सकते हैं इसके द्वारा, उसको समझना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है जीके का, ये देखिए कंप्यूटर पर आधारित है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, कंप्यूटर के टूल्स के लिए एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। तो ये कंपनी का नाम पूछा है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो दोस्तों ये है माइक्रोसॉफ्ट के है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। टिमोथी डोनाल्ड कुक का नाम दिया है और पूछा है कि जिन्हें टिम कुक के नाम से भी जानते हैं, ये निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ये किस कंपनी के हैं। तो टिमोथी डोनाल्ड कुक जो है ये एप्पल कंपनी के हैं। तो गूगल, ट्विटर, अमेजन, एप्पल, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो हमें जो है ऑप्शन डी पर क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके उपयोग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो ये वर्ड आ रहा है हमारे पास गटर मार्जिन, इसका क्या अर्थ है। दोस्तों जब आप कोई भी किताब आप पढ़ते हैं तो आप जैसे कि किताब जब ओपन करते हैं तो देखते हैं कि बीचों बीच जहाँ से उसकी बाइंडिंग हुई रहती है वहाँ पे कुछ अक्षर जो है जब ज़्यादा कस के बाइंडिंग कर देते कुछ अक्षर नहीं दिखाई देते, नीचे छुप जाते हैं। तो ऐसा करने के लिए जब हम किसी भी पेज पर उसके पेज को जब छापते हैं, जब प्रिंट आउट निकालते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी कुछ मार्जिन दिया रहता है, ताकि जब हम उन पेजेस को ले करके उसकी बाइंडिंग करके कोई पुस्तक के फॉर्म में हम बनाएं, कोई किताब बनाएं, तो जो हमारे जो अक्षर हैं, शुरुआत के अक्षर, वो जो है बाइंडिंग के अंतर्गत न आए और जो है पूरी तरह से वो प्रदर्शित हो, पूरी तरह से हम उसे पढ़ सकें। तो जैसे कि आप अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपकी किताब है और किताब के बीच में जो बाइंडिंग है, यहाँ कुछ अक्षर लिखे हुए हैं इस तरह से। तो ये जो अक्षर है एकदम किनारे वाला, अगर ये बाइंडिंग के अंदर आ जाता है तो दिखाई नहीं देता। इसी चीज़ को रोकने के लिए कोई भी पेज की जब जो है प्रिंटिंग होती है और जब आप कोई भी चीज़ इस पर लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो ऑलरेडी थोड़ा सा ये गैप करके छिपता है, ताकि जब आप इसको कई सारे पेज ले करके जब इसकी बाइंडिंग करें तो ये जो अक्षर है वो इसके अंतर्गत ना आए। तो ये जो मार्जिन छूटता है, इसी मार्जिन को गटर मार्जिन के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए इसकी ऑप्शंस को देखिए, इस चीज़ को हमने समझ लिया है। अब हम इसके ऑप्शन को देखेंगे कि
पहला दिया ग्राफिक्स और चित्रों की अस्पष्टता में सुधार। तो देखिए यहाँ पे चित्रों का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे अस्पष्टता से तो मतलब है लेकिन चित्रों से नहीं। अगला है बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंध से। देखिए बाइंडिंग की बातें आ गई तो जाहिर तौर पे यही सही होना चाहिए। अगला देखिए प्रिंटेड टेक्स्ट की स्पष्टता में सुधार करने के लिए, ये भी काफ़ी हद तक करीब है, प्रिंटेड टेक्स्ट की बात तो हो रही लेकिन स्पष्टता में सुधार खाली प्रिंटेड टेक्स्ट में नहीं आता, बल्कि जब बाइंड करते हैं उसके बाद भी स्पष्ट रहता है। अगला है पृष्ठ संख्याओं को डालने की सुविधा प्रदान करने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि पृष्ठ संख्याएं जो है मार्जिन में नहीं होती बल्कि बीचों बीच नीचे होती हैं या ऊपर यहाँ कहीं होती हैं। तो दोस्तों अब हम जो है इसमें हमने देखा कि बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए ये ज़्यादा ऑप्शन हमें ज़्यादा सही लग रहा है, सूटेबल, तो इस बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा जो है साझा नहीं करता है, यानी कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल के बॉर्डर से जो है सटा हुआ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पीलीभीत दिया हुआ है, जबकि पीलीभीत को आप जानते होंगे गोमती नदी का उद्गम यहीं से हुआ है और ये नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। श्रावस्ती भी नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। सीतापुर दिया हुआ है, उसके बाद महाराजगंज दिया है। महाराजगंज भी जो है ये भी नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। सीतापुर जो है नेपाल के बॉर्डर पर नहीं है। सीतापुर से लखनऊ लगता है और अन्य भी कुछ ज़िले लगते हैं, लेकिन सीतापुर स्पष्ट है कि ये नेपाल के बॉर्डर पर नहीं है, साझा नहीं करता, ये बात पूछा है। प्रश्न जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के बॉर्डर से अपनी सीमा साझा नहीं करता, जो नहीं को हालांकि इन्होंने हाईलाइट भी कर रखा है तो हमें ध्यान हमारा यहाँ पे चला जाता है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान नहीं देते तो हम ये समझ लेते हैं कि पूछ रहा है कि कौन सा जो है सीमा साझा करता है। तो चूँकि पीलीभीत जो है सीमा साझा करता है तो आप जो है जल्दीबाजी में इसको जो है पीलीभीत लगा करके आते हुए प्रश्न को गलत कर सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान देने की बात है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यूपी स्पेशल से ये दूसरा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित जिला के बारे में पूछा है। तो बस्ती दिया है ऑप्शन में, बुलंदशहर दिया है, बांदा दिया, बलिया दिया। तो बलिया जो है आप जानते होंगे, बलिया जो है एकदम अंतिम छोर पर उत्तरी मतलब कि इसको हम कह सकते उत्तर पूर्वी जो यूपी का बॉर्डर है। जैसे कि अगर ये इस तरह से, अगर यूपी का मैप कुछ इस तरह से है, यहाँ पर कहीं इस कोने पे अगर सोनभद्र है तो इस कोने पर ये वाला कोने पर जो वो मतलब ज़िला है वो बलिया है, और ये बिहार का, यहाँ से पूरा बिहार का जो है एरिया शुरू होता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। इसमें ऑप्शन दिया चंद्रशेखर, लाल किसारवाड़ी, रामविलास पासवान, वीपी सिंह। दोस्तों यूपी ट्रिपल एसएससी का एक ट्रेंड ये भी है, अब तक जो हम देखते थे कि जीके में जो प्रश्न आते थे वो केवल हिस्ट्री से आते थे। अब हिस्ट्री में पहले होता था प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब जो है अति आधुनिक इतिहास भी पूछा जाता है, यानी आधुनिक इतिहास जो हम पढ़ते हैं जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह पढ़ते थे उसके बाद की भी घटनाओं का इसमें जिक्र होता है, जिसको हम जो है पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं, यानी मॉडर्न हिस्ट्री के जस्ट बाद का जो हमारा इतिहास है। तो आज़ादी के बाद के इतिहास को भी दूसरे कालखंड में बांटा गया है इतिहास के। और वहाँ से देखिए प्रश्न सीधे सीधे आ रहे हैं। तो पूछा रहा है कि कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी, किस राजनेता ने। चंद्रशेखर का नाम दिया हुआ है, तो ये जो थे हमारे चंद्रशेखर जी ही थे, इन्होंने ही यह यात्रा किया था। इसका उद्देश्य भारतीय जनता के साथ अपने संबंध को सुधारना था या नवीनीकृत करना था। अगले पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला एक बार फिर ऐसा ही प्रश्न आया है। उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में ये घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गए थे। तो ये जो मंडल आयोग है, मंडल आयोग की सिफारिशों में जो है पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की बातें थी, जिसको जो है लागू करने पर, जिसको जो है लागू करने की घोषणा करने पर देशव्यापी बहुत सारे लोगों ने आंदोलन कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्रों ने आंदोलन किया। तो ये जो है बीपी सिंह ने इसकी घोषणा की थी। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देते हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी, बहुत ही अच्छा शब्द है, सुहाग नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न की विशेषता ये दोस्तों कि इसमें आपको एक हिंट भी दे दिया गया। अगर आपको सुहाग नगरी नहीं पता है तो आप कांच की चूड़ियों से आप उससे सीधा जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा जो है शहर प्रसिद्ध है। तो देखिए फिरोजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली। तो अगर आप पूर्वांचल के होंगे आपको पता है गोरखपुर में ऐसी कोई उद्योग है नहीं। वाराणसी जो है साड़ी, बनारसी साड़ी के लिए जाना जाता है, और बुनकरों के लिए भी वहाँ बुनकरों का भी कुछ काम होता है। बरेली में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फिरोज़ाबाद ही है जहाँ पर कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, और फिरोज़ाबाद को ही हम सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये फिरोज़ाबाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी हैं? तो इस प्रश्न पे कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, और यही जो है योगी जी ये गोरखनाथ मठ मंदिर और इसके पुजारी भी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार फिर से यूपी स्पेशल का प्रश्न आपके सामने है। सारनाथ का वह पवित्रतम स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। देखिए सारनाथ से स्पष्ट हो गया सर। अब पूछ रहे हैं कि ये किस शहर के बहुत नज़दीक है। तो अगर आप सारनाथ के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा ये वाराणसी के निकट है। इसमें कोई जो है संशय की बात नहीं है। बहुत ही सरल, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रश्न आ रहा है। यूपी का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये है आपका लखनऊ, जहाँ पर चिकनकारी का कार्य होता है। चिकनकारी जो है साड़ियों पर जो कढ़ाई करते हैं वहाँ पर लखनऊ में, उसको चिकनकारी के नाम से जानते हैं। वह कौन से कवि और संत जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा? तो सीधा सीधा इसको पूछना चाहिए रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो आप जानते होंगे ये तुलसीदास जी हैं। वैसे भी कालिदास, सूरदास, रविदास, इन्होंने रामायण से इनका कोई मतलब नहीं है। रामायण जो लिखा है, मूल रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, और रामचरितमानस जो कि रामायण का ही एक संस्करण है, दूसरा संस्करण, उसे तुलसीदास जी ने लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया? तो 1741, देखिए ये आपका जो है 1741 की घटना पर कोलाचेल की लड़ाई की बात कर रहा है। इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। तो ये थे मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा ने कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया को पराजित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है? देखिए बेगम लिख करके हिंट दे दिया, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। तो दोस्तों इसके पहले ऑप्शन को देखते हैं, बेगम हज़रत महल, बेगम रज़िया सुल्तान, बेगम जहां आरा, बेगम मेहरुन्निसा। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये मॉडर्न हिस्ट्री में आपके शामिल है, हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं इसको। और जो नाम है बेगम रज़िया सुल्तान और बेगम जहां आरा, बेगम मेहरुन्निसा, ये सब मध्यकालीन जो है स्त्रियां हैं, मध्यकालीन जो है रानियां। और दूसरी बात, बेगम हज़रत महल ने लखनऊ में ही जो है इन्होंने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था। तो ये बेगम हज़रत महल इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा, उनकी भाषा थी चगताई तुर्किक, ठीक है, चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी है। उनकी आत्मकथा कौन सी थी? तुजुक बाबरी या बाबरनामा। इस पुस्तक का नाम पूछा है कि नाम क्या था। अब देखिए इस ऑप्शन में जो दिया होगा उसी अनुसार में चलना होगा। देखिए मुगल नामा दिया, बाबरनामा, बाबर मुबारक दिया है और बाबर बिहाया दिया है। दोस्तों ये है बाबरनामा। तो बाबर की जो आत्मकथा थी उसको हम बाबरनामा के नाम से जानते हैं। और बाबरनामा को तुर्की में जो है इन्होंने जो मूल लिखा था तुजुक बाबरी, ठीक है, इसको तुजुक बाबरी नाम से भी जानते हैं। अगला एक प्रश्न है कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? तो लगभग में इन्होंने पूछा है जो है कि इन्होंने कितने हफ्ते काम किए या कितने दिन काम किए या कितने साल काम किए। देखिए 2 साल, 2 हफ्ते, 2 महीने या 2 साल। तो इन्होंने, इनका अगर हम कार्यकाल देखें तो 16 मई से लेकर के 1 जून 1996 तक था, ठीक है, 16 मई से 1 जून 1996, 16 मई 1996 से एक, तो इसको आप ऐसे देखिए 16 से लेकर के मई के बाद जून आता है, यानी लगभग 14-15 दिन, ठीक है। तो लगभग जो है 2 हफ्ते इसमें लगे। तो इस अनुसार हमारा ऑप्शन जो है 20 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, ये भी देखिए आपका पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? देखिए अजातशत्रु तो थे नहीं क्योंकि ये राजा थे, सारिपुत्र है, जीवक है, राहुला है। तो अगर किसी चिकित्सक में किसी का नाम आता है, जहाँ तक मुझे याद है तो ये जीवक का नाम आता है, तो इसलिए जीवक ही इसका आंसर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता, इनकी कविता थी अमार सुनार बांग्ला। अमार सुनार बांग्ला ये इनकी प्रसिद्ध कविता थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह टैगोर की पहली कविता थी, पता नहीं थी कि नहीं। इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अगला है कि इस कविता के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिए गए, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिलती। यह कविता शांति निकेतन में एक स्कूली प्रार्थना थी। अब जिसने शांति निकेतन के बारे में बहुत डीप में पढ़ा होगा उसे पता होगा थी कि नहीं थी, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि इस कविता को बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया हुआ है। और आज भी बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो अमार सुनार बांग्ला ही है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, ये एक आपको हिंट दे रहे हैं। अब उस रूसी नेता का नाम पूछा जा रहा है कि उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। तो उस रूसी नेता का नाम पूछ रहे हैं कि वह नेता कौन था। इसको आप जो है स्वयं सर्च करिए क्योंकि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसको आप गूगल पे सर्च करके आप कमेंट बॉक्स से इसका आंसर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? वर्साय का महल, इसके बारे में भी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में देनी है दोस्तों। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। अगला है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित किस देश में स्थित हैं? फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में या इटली में? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आप जानते होंगे ये सब यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में है, तो यूनाइटेड किंगडम में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दांदेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक का जो उत्तरी कन्नड़ जिला है, जो कि पश्चिमी घाट में पड़ता है दोस्तों, तो ये कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटुकाद झरना मिलते हैं? तो जब इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है, यानी ये तीनों चीज़ें एक ही जगह कहीं आसपास मिलते होंगे। तो इसमें मुन्नार दिया, ऊटी दिया है, कोडई कनाल दिया है, एयरकोड दिया है। तो ये सभी जो केरल में है, वो केरल में जो मुन्नार में है, तो मुन्नार इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो जो चेपारा झरना है ये भी मुन्नार में है, पोथमेडू है ये भी मुन्नार के ही पास में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वेनिस शहर जो है दोस्तों, ये जो है इटली में स्थित है। देखिए इटली। अगला प्रश्न है, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना जो है, 2019 का ये पेपर है दोस्तों। 2019 में ये खबर आई थी कि यहाँ से ज्वालामुखी लावा निकल रहा था, मतलब कि सक्रियता से। तो अक्सर यहाँ से जो है ज्वालामुखी निकलता रहता है, लावा निकलता रहता है। ये भी इटली में ही है, तो इटली इसका सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, ये किस शहर के पास स्थित है? तो ये किस शहर के पास स्थित है ऐसा पूछा है। तो ये जो है, जो इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी है, तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम से दोस्तों ये 61 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये केरल में स्थित है। केरल में स्थित है, और ये भी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है पर्थ। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ़ करने या सजा में हेरफेर करने, हेरफेर का मतलब होता है सजा में कुछ कटौती करने का शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 161 की जब बात करता है दोस्तों, तो ये विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की बात करता है। हालांकि जो क्षमादान की शक्ति है केवल राष्ट्रपति को है, और कुछ मामलों में जो है हमारे राज्यपाल महोदय को भी है। तो लेकिन अनुच्छेद 161 के तहत अगर किसी हो तो वो राज्यों के राज्यपाल को है। चलिए ये पॉलिटी का प्रश्न है। अगला प्रश्न फिर से पॉलिटी का एक प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक निम्नलिखित में से